गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपकी क्लास बीए सेमेस्टर फर्स्ट है जो उसका हम आज फोर्थ चैप्टर है फिफ्थ चैप्टर है हैप्पी मैन, वो करने जा रहे हैं जो कि बर्नार्ड रुसेल द्वारा लिखा गया। इस चैप्टर में मैं आपको इंट्रो बताऊं तो इस चैप्टर में जो रुसेल है बर्नार्ड वो ना हैप्पी मैन की एक इमेज बना रहा है कि आदमी आज जैसा नहीं होगा, आने वाले दिनों में, आने वाले फ्यूचर में एक हैप्पी मैन होगा। और हैप्पी मैन कैसे होगा, खुश कैसे रह सकता है, वो चाइल्डहुड से लेके आगे तक उसके बारे में इमेजिन करता हुआ बताता है कि आने वाले टाइम में एक मैन होगा जो वो हैप्पी होगा। उसकी सराउंडिंग्स कैसे होंगी, उसका आसपास कैसा होगा, उसके पेरेंट्स कैसे होंगे, उनके बारे में वो इमेजिन कर रहा है। तो ये एक इमेजिनेटिव ऐसे है जिसमें राइटर इमेजिन कर रहा है कि आने वाले दिनों में एक हैप्पी मैन की जो इमेज है वो कैसी होगी। तो हम शुरू करते हैं। I want to describe in this chapter the way what I imagine the life and temperaments of ordinary men in the society that we could create if we choose। कहता है कि मैं इस चैप्टर में एक डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ, एक ऐसी लाइफ को इमेज कर रहा हूँ जो एक ऑर्डिनरी मैन, आम आदमी की होगी इस सोसाइटी में, जिसको हम क्रिएट कर सकते हैं अगर हम उसको चूज़ करेंगे। In the world as it is at the present, only those who are expectationally fortunate can live in the way that I shall describe। कहता है कि आज के टाइम में इस दुनिया में बहुत ही थोड़े लोग होंगे जो इस तरीके से जीते होंगे जैसे कि मैं इमेजिन कर रहा हूँ। एंड पर्टिकुलरली नोबडी कैन लिव इन दिस वे इन द टाइम ऑफ वॉर। और जब वॉर लगी होगी तब तो पर्टिकुलरली डेफिनेटली कहता कोई भी ऐसा हैप्पी मैन नहीं होगा जो वॉर के टाइम में हैप्पी लाइफ स्पेंड कर सकता होगा। बट इन वट आई शैल से आई शैल एज्यूम नथिंग दैट नीड इन फ्यूचर टू एक्सपेक्टेशनल। पर जो मैं कहने जा रहा हूँ वो कुछ भी नहीं है बट एक फ्यूचर है जिसमें हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि एक आदमी इतना हैप्पी होगा, वो कैसे होगा। अब वो इमेजिन करता हुआ बताता है द हैप्पी मैन विल हैव इन चाइल्डहुड पेरेंट्स हु आर फाउंड ऑफ हिम। हैप्पी मैन एक आदमी होगा, हैप्पी मैन, उसका चाइल्डहुड पेरेंट्स जो होंगे, उसके माँ बाप होंगे, उसको बहुत प्यार करते होंगे। ही विल बी मोर लाइकली टू गेट इफेक्शन फ्रॉम हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा प्यार लेगा देन ही इज़ एट प्रेजेंट। आज के टाइम में जितने बच्चे प्यार लेते हैं उससे कहीं ज़्यादा वो लेता होगा अपने पेरेंट्स से। बिकॉज देयर इफेक्शंस विल बी फेयर एंड देयर एंग्जाइटीज़ विल बी लेस। क्यों? क्योंकि उसकी अफेक्शंस हैं जो वो फ्री होंगे, उनका प्यार फ्री होगा, उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी, उनकी परेशानियाँ पेरेंट्स की कम होंगी, तो अपने बच्चे को वो ज़्यादा प्यार करेंगे। एंड बिकॉज दे विल बी रिगार्ड पेरेंटहुड एज ए पार्टनरशिप इन द ब्रिंगिंग ऑफ द चिल्ड्रन। और वो पेरेंटहुड है जो वो किस में होगा, पार्टनरशिप में होगा चिल्ड्रन की। मतलब वो अपने बच्चे को पेरेंट्स के तौर पे नहीं बल्कि एक पार्टनर के तौर पे बड़ा करेंगे। नॉट एज ए सेक्शुअल प्रिजन, ना कि एक सेक्शुअल प्रिजन भी लड़का ही हो लड़की हो, इस तरह का सेक्शुअल प्रिजन नहीं होगा। इन चाइल्डहुड, बचपन में, अब उसका बचपन बताता है हैप्पी मैन का बचपन कैसा होगा। हिज इन चाइल्डहुड हिज इन्वायरमेंट विल बी सच दैट इट इज़ मच लेस ऑफन नेसेसरी टू से डोंट्स देन इन द प्रेजेंट। उसका बचपन है जो उस बचपन में उसके आसपास मतलब जो ना कहने वाले उसको हैं हमेशा वो नहीं होंगे जैसे कि प्रेजेंट में है। ही शुड स्पेंड मोस्ट ऑफ द डे टाइम आवर्स इन द लार्ज प्लेग्राउंड विद अदर चिल्ड्रन। कहता है कि वो अपना बहुत सारा टाइम है जो दिन का वो कहाँ व्यतीत करेगा, प्ले रूम्स में, दूसरे बच्चों के साथ खेलने में, और आउट ऑफ डोर इफ़ द वेदर इज़ सुटेबल, और घर से बाहर खेलेगा अगर वेदर अच्छा है तो। ड्यूरिंग दीज आवर्स ही शुड नॉट बी सराउंडेड बाय वैल्यूएबल। इन आवर्स में, खेलने वाले टाइम में, वो उसे क्या होना चाहिए, वैल्यूएबल चीज़ें हैं जो उनके आसपास नहीं होना चाहिए, उसका माइंड फ्री होना चाहिए। बट फ्रजल ऑब्जेक्टिव्स विच मस्ट नॉट बी टच, और ऐसे ऑब्जेक्टिव होने चाहिए जिनको वो टच ना कर सकता।
The walls should not be so exquisitely colored then that on no account must dirty fingers marks appear upon them. कहते हैं कि जो वॉल्स हैं उन पे इतना कलर नहीं होगा, मतलब इतना डार्क लाइट कलर नहीं होगा कि उसकी डर्टी फिंगर्स हैं जो वो दीवार पे अपीयर दिखने लगे। द प्ले रूम शुड बी सफिशेंटली, प्ले रूम कैसा होगा, अब प्ले रूम के बारे में बता रहा है वो कि प्ले रूम कैसा होगा, प्ले रूम कैसा होगा, शुड बी रिमोट फ्रॉम अदर पीपल फॉर इट टू बी अननेसेसरी टू टेल चिल्ड्रन नॉट टू मेक अ नॉइज़। उनका प्ले रूम ऐसी जगह होगा जहाँ पे लोगों को ये कहने की ज़रूरत ना पड़े कि आवाज़ मत करो। आपने देखा होगा गली में बच्चे खेलते हैं तो बुज़ुर्ग होते हैं जो यहाँ बड़े होते हैं वो कहते हैं ना शोर मत करो, ऐसा मत करो, तो उनको कोई टोकने वाला नहीं होगा। एक रिमोट मतलब सुनसान एरिया में उनका मतलब आसपास जहाँ पे कोई ना होता हो, बच्चों को खेलने से डिस्टर्ब ना करता हो, उस जगह पे प्लेग्राउंड होगा। Everything must be on one level so that there are no steps upon which they can hurt themselves। और प्लेग्राउंड की प्ले रूम की सारी जगह एक जैसी होगी, कोई स्टेप्स नहीं होंगे, मतलब सीढ़ियाँ नहीं होंगी ताकि वो गिर ना सके, उनको चोट ना लग सके। देयर मस्ट ऑफ कोर्स बी नो नाइफ्स और अदर शार्प इंस्ट्रूमेंट्स विद इन देयर रीच। और उनके आसपास कोई भी ऐसा चाकू या नोकीली चीज़ नहीं होगी जो उनको चोट लग सके। इन सच एन इन्वायरमेंट अ ग्रेट मैनी डॉन्ट्स विच आर अनअवॉइडेबल इन अ स्मॉल हॉर्न्स विल बिकम अननेसेसरी। कहता कि इस तरह की डॉन्ट्स वाली ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो, बच्चों के लिए वो डॉन्ट्स वाली चीज़ें आसपास में नहीं होनी चाहिए। आई डू नॉट प्रिटेंड दैट देयर विल बी नो प्रोहिबिटेशंस, मैं ये नहीं कहता कि उन पर रोक नहीं लगानी चाहिए। चिल्ड्रन विल हैव टू बी प्रिटेंड फ्रॉम इल ट्रीटिंग ईच अदर। कहते जब वो एक दूसरे को मार रहे होंगे या एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे होंगे तब उनको प्रिटेंड करना चाहिए। बट एज़ फार एज पॉसिबल, पर अगर हो सके दिस शुड बी डन बाय कीपिंग दैम इंटरेस्टेड इन सम एक्टिविटी विच दे इंजॉय। पर उनको ऐसी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करवानी चाहिए जिनको वो इंजॉय कर सके, रेदर दैन बाय रिस्ट्रेनिंग बुलिंग इम्पल्सेस बाय डायरेक्ट अथॉरिटी। ना कि उनको डायरेक्ट अथॉरिटी को पकड़ा दो कि लो इनको सिखाओ, जैसे मर्जी सिखाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को एक्टिविटीज़ करवाओ जो जिन एक्टिविटीज़ को वो इंजॉय करते हो, उनका मन लगे, वो एक्टिविटीज़ करवाओ, बच्चों के साथ धक्का मत करो। द फ्रेमवर्क ऑफ द लाइफ इन चाइल्डहुड शुड हैव अ रूटीन विच इज़ ओनली वरीड ऑन अ ग्रेट ओकेशन। कहते हैं कि फ्रेमवर्क है जो लाइफ का चाइल्डहुड में, वो ऐसा होना चाहिए कि उनका रूटीन हो जिसमें वो सिर्फ ग्रेट ओकेशंस को वरीड करें। सच एज हॉलीडेज़, जैसे कि हॉलीडेज़ है, एक्सपेक्टेशंस हैं। द चाइल्ड नीड टू थिंग्स, बच्चों को दो चीज़ें चाहिए होती हैं। वन इज़ फ्रीडम टू ग्रो, बड़ा होने के लिए आज़ादी, एंड द अदर इज़ सिक्योरिटी, और दूसरी होती है सिक्योरिटी, ताकि वो बच्चे अपना नुकसान ना कर लें। सिक्योरिटी कम्स टू द चिल्ड्रन फ्रॉम इफेक्शन एंड रूटीन। सिक्योरिटी कहाँ से आएगी? डांट के तो आएगी नहीं कि आप ये मत करो, वो मत करो। सिक्योरिटी कहाँ से आएगी? प्यार से और रूटीन से। दे डू नॉट फील सिक्योर अनलेस दे नो मोर और लेस व्हाट टू एक्सपेक्ट। वो सिक्योर फील नहीं करेंगे अगर उन्हें पता होगा कि उनसे उम्मीदें ज़्यादा और कम हैं। Although children should not be surrounded by the taboos, they should not be left entirely to their own disease। तो although children should not be surrounded by tubs पे और आसपास उनके tubs नहीं होने चाहिए, चाहे दे शुड नॉट बी लेफ्ट इंटायर टू देयर ओन डिवाइस। पर ऐसा भी नहीं है कि उनके आसपास सभी डिवाइस उनको खुले छोड़ दो ताकि उनको नुकसान हो जाए। और इंटेलिजेंट एडल्ट्स शुड सुजेस्ट ऑक्यूपेशंस दैट चिल्ड्रन विल लाइक। इंटेलिजेंट एडल्ट्स जो पढ़े लिखे समझदार बड़े होते हैं, उनको चाहिए कि वो सुजेस्ट करें ऑक्यूपेशन को चिल्ड्रन विल लाइक, चिल्ड्रन जो पसंद करते हैं करना, एंड शुड हैव द आर्ट ऑफ सुजेस्टिंग दैम इन अ टोन ऑफ वॉइस दैट
inclines children to say yes rather than no, और उनमें ऐसा सुजेशन देना चाहिए ऐसी प्यार भरी आवाज़ से कि वो किसी भी चीज़ को ना कर सके, वो हमेशा हर चीज़ को yes कहें. I think by this means a child can reach school age without being filled with complexes, fears and furies. कहते हैं कि अगर उनका बचपन शुरू से ऐसा होगा तो बच्चे हैं जो स्कूल जाने के टाइम में ना तो कॉम्प्लेक्स फील करेंगे, ना ही फियर होंगे, डरेंगे, और ना ही उनमें फेरीज होंगी. स्कूलिस्टिक एजुकेशन इज़ अ टायरसम नेसेसिटी. कहते कि अब वो बचपन हो गया, बच्चे को बड़ा होने दो, ठीक है, उसने वो बता दिया कि प्ले रूम होना चाहिए, अब आ गई उसके स्कूल एज, अब वो स्कूल जाने लगा. कहता कि टायरसम नेसेसिटी, ये एक बहुत ज़रूरी है स्कूल की पढ़ाई. तो आई कैन रिमेंबर अ फीलिंग ऑफ प्रोफाउंड रिग्रेट व्हेन माय चिल्ड्रन आफ्टर प्लेइंग ऑन द बीच ऑल डे लॉन्ग रीच द एज एट विच दे हैड टू बी टॉट टू रीड एंड. कहता कि मेरे को वो टाइम याद आ गया जब मेरे बच्चे पूरा दिन बीच पे खेलते थे, ठीक है, और अब उनको पढ़ने के लिए विच दे हैड टू बी टॉट टू रीड, पढ़ने के लिए स्कूल जाना पड़ता था. तो कहते हैं उनको पढ़ने और लिखने के लिए जाना पड़ता. आई शुड हैव लाइक टू लीव दैम टू ग्रो फ्रीयरली इन द इन्वायरमेंट ऑफ सी एंड सन, बट civilization depends upon difficult and complex habits which are not to be acquired without a certain amount of sitting still. कहता कि मैंने उनको खुला छोड़ा था इन्वायरमेंट में, सी, समुंदर और सूरज में, पर सिविलाइजेशन है जो वो एक डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लेक्स हैबिट है जो कि बिना एक पर्टिकुलर जगह पे बैठे हुए समझ में नहीं आ सकती. बट ऑल्दो आई डू नॉट थिंक दैट स्कॉलरिस्टिक एजुकेशन कैन बी and reach free from Erikson slavery. It can be much more nearly free than it is whether conventional methods are employed. Intelligent children, if they are not maturely forced, can learn to read and write because they want to. For children those whose natural bent in मैनुअल रैदर दैन वर्बल, कन्वर्सेशनल एजुकेशन इज़ मच मोर पैसिव. वो कहता है कि जो स्कूलिस्टिक एजुकेशन है वो एक फ्री होनी चाहिए, स्लेवरी नहीं होनी चाहिए, ताकि बच्चे कम्युनिकेशन मेथड से जो पढ़ सकें. इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो प्री मेच्योरली फोर्स्ड नहीं करना पड़ता उनको, वो लिख और पढ़ सकते हैं क्योंकि वो चाहते हैं, बिकॉज दे वॉन्ट टू. चिल्ड्रन होते हैं जो नेचुरली बेंट होते हैं कि उन्हें मैनुअल सिखाया जाए वर्बल की बजाय, तो कन्वर्सेशनल जो एजुकेशन है वो ज़्यादा पैसिव होती है. इन क्लासिकल ग्रीस में क्या था, जेंटलमैन डिड नथिंग वैन विद देयर हैंड्स बिकॉज दे हैड स्लेव्स. तो जेंटलमैन जो थे वो अपने हाथों से काम नहीं करते थे क्योंकि वो स्लेव थे. ऑन द अदर हैंड दे स्पेंड अ वेरी ग्रेट डील ऑफ टाइम टॉकिंग, पर वो अपना टाइम जो है वो बातें करने में स्पेंड करते थे. देयर हाउस वर नॉट फिल ऑफ गैजेट, उनके घर जो है अलग अलग तरह के गैजेट मतलब चीज़ों से नहीं भरे हुए थे. एज अवर हाउस आर, जैसे कि हमारे घर भरे होते हैं चीज़ों सामान से, हम ठूस लेते हैं घर के कमरों को, ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए, उनके नहीं था. एंड देयर वॉज हार्डली एनीथिंग इन देयर सिविलाइजेशन दैट वॉज नॉट अ सुटेबल सब्जेक्ट फॉर कन्वर्सेशन एट ए डाइनिंग टेबल. कहते और उनके घर पे ऐसा कोई भी सिविलाइजेशन नहीं था और कन्वर्सेशन नहीं, और वो सिर्फ क्या करते थे, एक सब्जेक्ट पे कन्वर्सेशन करते थे डाइनिंग टेबल पे. स्नोबरी एवर सिंस हैड मेड दैम द पैटर्न दैट एजुकेटर्स इमिटेट. और जो एजुकेशन इमिटेटर होते हैं, नकल करने वाले, वो जो है उस पाठ को दोहराते रहते हैं. when you have taken a first in grades at Oxford, when you have taken a first in grades at Oxford, you can talk and write about anything that would have interested. जब आप ऑक्सफोर्ड में जाओगे तो आप बात करोगे और लिख सकोगे बिना किसी इंटरेस्ट के. साइकोलॉजी एंड प्लेटो, जो प्लेटो था, बट यू डू नॉट नो हाउ द टेलीफोन और द इलेक्ट्रॉनिक लाइट वर्क, पर आपको ये नहीं पता होगा कि टेलीफोन कैसे काम कर रहा है, लाइट्स कैसे काम कर रही हैं. यू आर अनअवेयर ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ कोलम्बियस ऑन कोलम्बिनेशन एंड
particularly the whole material appearance of the civilization that you enjoy it's unintelligible to you। आप उन सभी चीज़ों को enjoy कर सकोगे, materials को, पर आपको पता नहीं होगा कि वो कैसे काम कर रहे हैं, because it does not exist in the time of, क्योंकि वो उस टाइम में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। पहले लाइट्स कब होती थी, पहले टेलीफोन कब होते थे, ये चीज़ें तो बाद में बनी है ना, जब लोग इंटेलिजेंट हो गए, एजुकेटर हो गए, तब बनी है ये चीज़ें। पहले वाले लोगों तो इसके बारे में पता नहीं था। एंड ओइंग टू द नेचर ऑफ स्कॉलिस्ट एजुकेशन, और जब उन्हें स्कूलिस्ट की एजुकेशन के बारे में पता चला, द यंग पीपल हु विन डिटेक्शन आर दोज हुज टेस्ट्स आर वर्बल, तो वो उस तरफ मुड़ गए जिस पर उनका इंटरेस्ट था। द बॉय हुज टेस्ट आर मैनुअल, जिन लड़कों का मैनुअल में इंटरेस्ट है, ऑल्दो व्हेन दे ग्रू अप ही लाइकली टू बी एबल टू डू समथिंग, और जब वो बड़े हो गए तो वो काबिल हो गए कुछ करने के। मोर यूजफुल दैन राइटिंग अ लीडिंग आर्टिकल विंस लेस रिस्पेक्ट दैन हिज मोर लिटरेरी कंटेम्परेशन, और वो मोर यूजफुल समथिंग, डू समथिंग मोर यूजफुल दैन राइटिंग, वो लिखने की बजाय, कोई आर्टिकल लिखने की बजाय वो काम करने में ज़्यादा यूज़फुल थे, और उनको लिटरेरी कॉम्पेंट्री में। दिस ऑल लीस्ट इज़ द केस इन यूरोप, एक यूरोप का केस है। इन अमेरिका थिंग्स आर रैदर डिफ़िकल्ट, अमेरिका में चीज़ें अलग हैं। बॉयज़ हुज टेस्ट्स आर मैनुअल, जिनके अमेरिका में जिन बच्चों के टेस्ट मैनुअल हैं, रैदर दैन वर्बल, वो बात करने में ज़्यादा नहीं करते, आर द ग्रेट मेजॉरिटी, वो ज़्यादा हैं। एंड देयर एजुकेशन ऑट टू बी मोर इन वर्कशिप्स दैन एट डेस्क, तो और उनकी एजुकेशन है वो वर्कशॉप में ज़्यादा काम आती है, ना कि डेस्क पे। It would not be difficult to make them aware of those necessity of some scholastic education as a necessary tool in the परफेक्शन ऑफ मैनुअल कंप्लीशन। कहते कि ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है कि आपको अवेयर होना है कि स्कूलिस्टिक जो एजुकेशन है वो ज़रूरी टूल है, एक हथियार है आपको मैनुअली परफेक्ट होने का। ऑल एजुकेशन कैन बी प्लेजेंट इफ़ द चाइल्ड फील्स दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, हर एक एजुकेशन बहुत अच्छी होती है अगर चिल्ड्रन फील करे तो। अगर उसका इंटरेस्ट ही नहीं तो आप उसको मार लो, पीट लो, पर वो पढ़ेगा ही नहीं। इट ओनली बिकम्स ड्रगरी, ये एक नशे की तरह होता है। व्हेन इट अपीयर्स पॉइंटलेस टू द चाइल्ड, जो कि बच्चे में उठता है, उसको जिस बच्चे ने सोच लिया कि मैंने पढ़ना है तो वो पढ़ेगा ही। एंड वेरी ऑफन व्हेन दिस इज़ द केस द चाइल्ड इज़ राइट एंड द टीचर रॉन्ग, और कई बार तो ऐसा होता है कि चाइल्ड राइट हो जाता है और टीचर है जो उसको रॉन्ग कर देते हैं। आई थिंक दैट ऑल्दो सम ड्रगरी इज़ अनअवॉइडेबल इन द प्रोडक्शन ऑफ द एजुकेशन एडल्ट, और मेरे चाहे कुछ जो ड्रगरी नशिया होता है वो अनअवॉइडेबल होता है प्रोडक्शन करने का एजुकेशन में, एडल्ट में देयर नीड बी वेरी मच लेस देन इज़ यूजुअली थॉट, स्पेशली इफ़ पीपल हैव अ मोर मॉडर्न कंसेप्शन ऑफ व्हाट इट इज़ टू बी एजुकेटेड, और ये उन लोगों में ज़्यादा ज़रूरत होती है जो ये चाहते हैं कि एजुकेटेड है जो पर्सन होना चाहिए मॉडर्न टाइम में, उनके लिए एजुकेशन जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। ठीक है बेटा, आज हम यहाँ तक करेंगे। इस चैप्टर में मैंने आपको बताया कि बर्नार्ड रुसेल जो राइटर है वो एक हैप्पी मैन की इमेज बता रहा है कि एक आदमी खुश कैसे रह सकता है आने वाले टाइम में, उसकी लाइफ कैसी होनी चाहिए एक हैप्पी मैन की। तो हैप्पी मैन एक इमेजनरी है, एक थॉट है जो राइटर हमें बता रहा है कि एक आदमी खुश कैसे रह सकता है। ठीक है जी, इसमें मैंने आपके उसके बचपन के बारे में बताया कि उसका बचपन कैसा होगा, उसके पेरेंट्स कैसे होंगे, उसकी एजुकेशन कैसी होगी। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप इसको यहाँ तक अच्छे से समझ लो। अगर कोई बात बेटा समझ में नहीं आई तो आप मेरे को कभी भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके बेटा, ओके, बाय बाय।